प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पे एनसीईआरटी पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं। और यह एनसीईआरटी पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसे अभी जब देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें इंग्लिश में है आपका यह, और इंग्लिश में हम लोग इसको, आप टेंशन ना लें, हम हर पॉइंट को इंग्लिश में ही हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं। यह एग्जाम पॉइंट्स, जैसे देखिए आपके पास एग्जाम पॉइंट्स के सभी पीडीएफ्स जा रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कर लीजिए, एनसीईआरटी पॉइंट्स के सभी पीडीएफ आपके पास जाएंगे, पीडीएफ चले जाएंगे आपके। ठीक है, आपको जो है चैनल की तरफ से किसको दे दिया जाएगा, आपको चैनल की तरफ से प्रैक्टिस पेपर दे दिए जाएंगे, आपको मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें चैनल की तरफ से आपके लिए निःशुल्क है, जिसका आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, लेकिन अब देखिए मेरे पास जो नोट्स है आपका, मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम में मतलब जूलॉजी का 2 यूनिट प्रिपेयर्ड है और बॉटनी की 1 यूनिट प्रिपेयर्ड है। लाइफ साइकिल का अभी मैं बना रहा हूँ, और इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक जूलॉजी का मैं अभी मटेरियल टाइप हो रहा है, मतलब उसका नोट्स बन रहा है और टाइप होने के लिए गया है। कहने का अर्थ है कि अभी नोट्स बनने में टाइम है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी आपकी प्रिपेयर्ड हैं, वो आपको मिल जाएंगी। अगर नोट्स आपका समय से बन जाता है तो मैं अवश्य नोट्स आपको दे दूंगा, जो है वो तैयार है। और नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स के लिए जो है जब प्रिपेयर्ड होके आएगा तब। अभी मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप पैसा मत दीजिएगा, जब तैयार होगा तब मैं आपको खुद ही बताऊँगा कि आप इसे ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम इसको समय से तैयार करा के आपको दे पाएँ, और उस समय उसका चार्ज जो होगा बहुत मिनिमम होगा, सिर्फ 299 रुपये में पूरा हर यूनिट का नोट्स, ताकि आप जैसे ही पैसा पेमेंट करें तुरंत नोट्स आपको पहुंच जाए। ये आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम पॉइंट्स है, प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है, ये सब चीज़ें मैं आपको निःशुल्क दे रहा हूँ। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल का पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आपके लिए हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ अच्छा करिए। और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए एग्ज़ाम पॉइंट्स या ये सब लिख करके, एग्जाम पॉइंट एनसीईआरटी पॉइंट, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। और देखिए हमारी आने वाली क्लासेस में हम जो है अभी तक टीजीटी पीजीटी की क्लास चला रहे हैं। ठीक, इसके बाद एल टी जी आई सी की क्लास हम लेकर के आएंगे, सुपर टेट की और यूपी टेट की क्लास भी हम लेकर के आएंगे, जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं। तो ये आने वाली क्लासेस के लिए है। केबीएस की तो इस बार नहीं चलाएंगे, लेकिन ईएमआरएस की वैकेंसी के लिए हम चलाएंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। कमिंग सून ये सभी क्लासेस आपकी आएंगी, लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ टीजीटी पीजीटी के ऊपर कंसंट्रेट है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट्स कह रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड है, और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जीवित संसार, जो आपका पहला चैप्टर है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी से भी कुछ मटेरियल आपके रखे गए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो निकाला गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल्स हैं। आपका सेकंड चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी की लाइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। बायोलॉजी कह रहा है कि बायोलॉजी ये ग्रीक वर्ड का शब्द है, जिसे बायोस कहते हैं। इसका मतलब होता है लाइफ, अर्थात जीवन। लोगास मतलब होता है स्टडी, या यहाँ पे थ्रू आउट या साइंस, ये आपके टर्मोलॉजी एनसीईआरटी की है। वैसे हम लोग लोगोस को क्या कहते हैं, स्टडी कहते हैं तो अपनी भाषा में, और ये बायोलॉजी को बायोस लाइफ, यानी लाइफ के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। कह रहा है इज द स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग बींग्स सच एज प्लांट, लिविंग बींग में कौन है, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब। वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है वह लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस, इसे हम दूसरी भाषा में लाइफ साइंस कहते हैं। एज इट मेक टू द अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स परफॉर्म देयर लाइफ एक्टिविटी, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि लिविंग थिंग्स अपनी एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं। सेकेंड टॉपिक है आपकी प्योर बायोलॉजी इज, प्योर बायोलॉजी इज द कंसर्न विथ गेनिंग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज। कह रहा प्योर बायोलॉजी जो है यह है एक बेसिक फंडामेंटल मतलब आधारभूत आपको ज्ञान देता है, किसमें, अप्लाइड बायोलॉजी टू रिलेटेड ऑफ द वेल बींग्स मैन काइंड ऑफ द डायरेक्टली बेनिफिशियल इकोनॉमिकली,
कह रहा है अप्लाइड बायोलॉजी आपको क्या देता है कि ये जो है आपको बेनिफिशियल पहुंचाने के लिए, और प्योर बायोलॉजी आपको ज्ञान देने का कार्य करता है। मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आर जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। कह रहा 3 ब्रांच में इसको बेसिकली बांटा गया है, जूलॉजी में, बॉटनी में और माइक्रोबायोलॉजी में। तो जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं, यानी अरस्तु कहा जाता है हिंदी में। और जब मैं पिछला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करा था चैप्टर फर्स्ट का हिंदी वाला, तो उसमें देखिए 3 जगह ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए भले अब नहीं आता पेपर में, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये ग्रीक फिलासफर थे। अब जो प्रश्न आता है उसे याद करिए। जो ग्रीक फिलासफर थे, रोट ए फर्स्ट बुक ऑफ द जूलॉजी हिस्टोरिया एनिमेलियम। कह रहा है इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फादर वाला तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक कौन है और ये कहाँ के रहने वाले, ग्रीक के हैं, फिलासफर हैं, दार्शनिक हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक किसकी है, तो वो है एरिस्टोटल की। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ये भी ग्रीक के फिलोसफर हैं, यानी दार्शनिक हैं। प्रोड्यूस ए फर्स्ट बुक ऑफ द बॉटनी, इन्होंने बॉटनी की प्रथम बुक पब्लिश की जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम इनकी बुक है। और ये जो है स्टूडेंट ऑफ द एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल के शिष्य होते हैं। मोनोटिपिक जीनस, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। मोनोटिपिक जीनस क्या होते हैं? मोनोटाइपिक जीनस ऐसे जीनस को कहते हैं जिसमें ओनली वन स्पीसीज दैट इज होमो। कह रहा कि इसमें एक ही स्पीसीज आती है, और जैसे कि होमो होगा, होम गलत लिखा गया, होमो सैपियंस में होमो जीनस जो है अकेले है, तो इसे ये हम लोग क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक जीनस कहते हैं। पॉलीटाइपिक जीनस ऐसा जीनस जिसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। जैसे पैंथरा, अब पहला चैप्टर आप एनसीईआरटी पढ़िए तो उसमें देखिए दिया गया है पैंथरा लियो, पैंथरा पैरडस, पैंथरा, ठीक है, पैंथरा का 3 है ना, 3 है, पैंथरा लियो है, पैंथरा टिग्रिस है, पैंथरा पार्डस है। तो ये 3 अलग अलग स्पीसीज को एक साथ एक जीनस में रखा गया है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं। उसी तरह से सोलनम नाइग्रम है, सोलनम मेलोगेना है, सोलनम ट्यूबरोसम है। तो सोलिनम वाला जो है इसमें भी अलग अलग स्पीसीज को एक साथ एक जीनस में रखा गया। चूंकि एक से ज़्यादा स्पीसीज एक जीनस में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक जीनस कहा जाता है। ठीक है। और जो पहला वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोटाइपिक जीनस। इसमें एक ही जीनस होते हैं, जैसे कि होमोसेपियंस में होमोसेपियंस का एक ही जीनस है, होमो। चले, डी कैंडोल जो है एक कॉइन द टर्म टेक्सोनॉमी इन 1813 ईस्वी में डी कैंडोल ने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जॉन रे, इस पिछला प्रैक्टिस आप कर रहे थे, बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि किसने स्पीसीज शब्द दिया है, तो स्पीसीज शब्द, जात शब्द को किसने दिया था, तो वह जो है जॉन रे के द्वारा दिया गया था। इंग्लैंड के नेचुरलिस्ट हैं, प्राकृतिकविद हैं, और इन्होंने प्रकृति का अध्ययन करते थे, लेकिन इन्होंने जाति शब्द का जो है उपयोग किया, यानी स्पीसीज टर्म का यूज किया। बेंथम एंड हुकर, पिछले क्लास में ये भी प्रैक्टिस पेपर में प्रश्न आया है। गिव द फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बेंथम हुकर ने प्लांट का नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, याद रखिएगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। एंगलर एंड प्रांटल, एंगलर और प्रांटल जो हैं इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तख्तजन को क्या कहा जाता है, डिस्कवरी टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी एज ए बोन विदाउट फ्लैश। कह रहा है इनका कहना है कि टेक्सोनॉमी बिना जो है इसके क्या नाम है, फाइलोजेनी के, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना हड्डी के मांस। टाइप ऑफ स्पेसिमेन, ओरिजिनल स्पेसिमेन इज कॉल्ड होलोटाइप। अगर कहीं ओरिजिनल स्पीसीज है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होलोटाइप कहते हैं। डुप्लीकेट इज होलोटाइप इज टर्म एज द आइसोटाइप। अगर इसका डुप्लीकेट होता तो उसे आइसोटाइप कहते हैं। एडिशनल वन इज नोन एज द पैराटाइप, एडिशनल वन को पैराटाइप कहते हैं।
व्हेन द ओरिजिनल इज लास्ट इज रिफर टू एज द नियोटाइप। जहाँ पे ओरिजिनल नष्ट हो जाते हैं वहाँ पे क्या आता है, नियोटाइप आ जाते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे। अब यहाँ से आपके चैप्टर की जो हेडिंग है वो सब है। व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। अब देखिए कह रहा लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको दिखा दूं। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है, इसके बाद तुरंत आपका प्रैक्टिस पेपर, 4 PDF हैं, 4 PDF के बाद तुरंत आपका प्रैक्टिस पेपर है। और इस प्रैक्टिस पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या हम आपको बता दें तो कुल प्रश्नों की संख्या आपकी, एसर्शन रीजन है, एसर्शन रीजन का भी प्रश्न करेंगे, 42 क्वेश्चन हैं, उसके बाद एसर्शन रीजन है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं, तो आप एकदम चिंता ना करें, बहुत सोच समझ के ही सेट किया गया है सब कुछ। तो ये आपके लिए लाभदायक, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम बेहतरीन लेकर के आपके बीच में आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि मैं एक साधन मात्र हूँ, मैं साध्य नहीं हूँ। कोई भी शिक्षक एक साधन मात्र होता है, साध्य नहीं होता। और उसी कारण से वह साधन मैं आपको हर तरह से अवेलेबल कराना चाहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, बस यही है कि हमने आपको फ्री में पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कंटेंट फ्री का है। कंटेंट करोड़ों का है, लेकिन जो हम आपको चाहे प्रेम बस चाहे चैनल के लालच बस जो आपकी स्वेच्छा करे उसे आप समझ लें, मैं उसके कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देने वाला हूँ। बस आपको मैं ये बता दूं, चाहे वो प्रेम बस, चाहे उत्तर प्रदेश में एजुकेशन बढ़ाने के लिए, चाहे लोगों तक पहुंचने के लिए, चाहे हमारी लालच हो कि हम सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ाने, जो भी आप समझें, सब कुछ उचित है, लेकिन पढ़ाई करें, ठीक है। तो मुझे कोई उस पर क्लियरिफिकेशन नहीं देना है, बस आप पढ़ाई करें जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितना हो सकता है उतनी चीज़ें हम आप तक अवश्य पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बात कर रहे थे तो उसके बाद दूसरे कह रहा है कि लाइफ क्या होती है। लाइफ वो एक यूनिक जो है प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है आयन और मॉलिक्यूल का, जो परफॉर्म करता है कुछ केमिकल रिएक्शन, और इसी केमिकल रिएक्शन से किसकी ओरिजिन होती है, लाइफ की ओरिजिन होती है। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए ये एनसीईआरटी की लाइन है भाई। देखो वैसे तो मैं यहाँ पे लिख सकता था लाइफ उसे कहते हैं जिसमें द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द लाइफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपका भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए, जब आप किसी के सामने रखें अपनी बात तो उसे काटने का मौका ना मिले। आप कहें कि लाइफ वह है जो केमिकल रिएक्शन से क्रिएट होती हैं, जिसमें आयंस मॉलिक्यूल मिलकर के एक ऐसा सर्टेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसा केमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिससे लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टैनले यल मिलर का प्रोग्राम आपको याद होगा, हेराल्ड यूरे, स्टैनले यल मिलर का प्रोग्राम अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको बताऊं, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। वहाँ पे आपको याद है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, और वहाँ पे जो गैसेस आई थी 2:1:2 के रेशियो में आई थी। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस गैस के सभी फॉर्मेट को बता दीजिए कि कौन सी 3 गैस यहाँ पे स्टैनले मिलर ने यूज किया था 2:1:2 के रेशियो में। और यह प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ PYQ के क्वेश्चंस में, जो प्रैक्टिस पेपर चल रही बुक में, जो बुक वाला करवा रहा हूँ उसमें मैंने करवा दिया है। फिर भी आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आंसर जरूर दीजिएगा। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हक्सले नामक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे देखो दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हक्सले ने क्या कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसी भी जीवन का आधार कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। और जब कोशिका होगी तो उसमें प्रोटोप्लाज्म या अवश्य होगा। अर्थात लिविंग होने का पहला प्रमाण क्या होना चाहिए कि आपके पास कोशिका होनी चाहिए, भले वो प्रोकैरियोटिक हो, लेकिन आप लिविंग हैं तो आपके पास कोशिका होनी चाहिए। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज द साइट ऑफ द ऑल वाइटल एक्टिविटी। जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, वाइटल एक्टिविटी जैविक क्रिया जितनी भी, चाहे वो उठना बैठना, नाचना गाना, खाना पीना, चाहे वो पाचन हो, रिस्किशन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ये सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रिया हम करते हैं वह सभी क्रिया को एक शब्द में वाइटल एक्टिविटी कहते हैं। और वाइटल एक्टिविटी के अंतर्गत आपके प्रोटोप्लाज्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स ही इन्वॉल्व होते हैं। सपोज करिए कि आपकी डेथ हो गई, मतलब नहीं, आपको भगवान लंबी उम्र दें, एक सपोज करना खाली। तो आपकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद अब आपके पास वो सारा इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हैं, सारे लोग हैं, आपका वो घर है, परिवार है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन आप नॉन फंक्शनल हो गए।
अर्थात आपकी बॉडी जब तक जिंदा है, यानी उसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से वर्किंग चल रही है, केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक तो आप एक्टिवेटेड हैं। लेकिन जैसे ही बॉडी एनर्जी फॉर्म करना बंद कर देती है, आप डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि आपका स्विच ऑफ हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। जैसे मोबाइल है जिस पे मैं मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ पैड पे, इस पे जो है अब आपका वीडियो बन रहा है, लेकिन ये तब तक काम करेगा जब तक कि इसकी बैटरी वर्किंग कर रही। अभी इसकी बैटरी वर्किंग नहीं करेगी, क्या हम काम कर पाएंगे? तो उसी तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट होना, और उसी एनर्जी क्रिएट होने से हम बॉडी में वर्किंग में जाते हैं, और वो वर्किंग हमारी कुछ भी हो सकती है। सांस लेना हो, पाचन करना हो, ठीक है, उत्सर्जन करना हो, ब्लड सर्कुलेशन करना हो, एक्सरसाइज करना हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उन सभी एक्टिविटी के लिए एक शब्द हम लोग यूज कर देते हैं, वाइटल एक्टिविटी। ठीक है। देयरफॉर हक्सले 1863 कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होने चाहिए, ये सब आपके बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए। देखिए क्या, डेफिनिट शेप एंड साइज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित शेप और साइज होना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि अमीबा है, लिविंग है, लेकिन वह जो है उसकी शेप और साइज अनिश्चित होती है। ऑर्गेनाइजेशन पाया जाना चाहिए, जिसे मान लीजिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, मास ऑफ सेल का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। और ग्रोथ जो है ये कुछ समय के बाद एनिमल्स में रुक जाती हैं, जबकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। रिप्रोडक्शन, अपने जैसे संतान को पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म वह क्रिया होती है जिसमें दो और एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जैसे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एक है जो है, अभी आपने देखा ना कि एक वीडियो वायरल हो रहा है अवध ओझा सर का, ठीक है, मैं कुछ कहता नहीं हूँ लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि कहीं पे उन्होंने कहा कि बनारस के एक पंडित ने मेरा हाथ देखा था, उन्होंने कहा था कि आपके हाथ में कंस्ट्रक्शन की लाइन है, आपके हाथ में डिस्ट्रक्शन की लाइन है, कंस्ट्रक्शन की लाइन नहीं है। यानी आप जहाँ रहेंगे कुछ बिगाड़ सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। दोनों शब्द आपके सामने है, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे अप्लाई की। देखिए, एनाबोलिज्म कह रहा है, एनाबोलिज्म इज ए कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म in which the energy released by the degradative reaction is used to the synthetic reaction। कह रहे यहाँ रिएक्शन होने से क्या रिलीज होती है? ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है। यहाँ कह रहा है कैटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक इन विच यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे और उनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग एनाबॉलिज्म द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एनाबॉलिज्म में, ये आपका आंसर है भैया, देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है कि एनाबॉलिज्म में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनाबॉलिज्म में पोटेंशियल एनर्जी में। जबकि कह रहा है कैटाबॉलिज्म में पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। अब इससे आपको याद रखना, कैटाबॉलिज्म में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, और एनाबॉलिज्म में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में। एनाबॉलिज्म इज कंसर्न्ड विद द बायोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, स्टोरेज एंड ग्रोथ। कैटाबॉलिज्म इज द कंसर्न विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी ऑफ द वाइटल एक्टिविटी। इसके बाद होम्योस्टेटिस, जैसी भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप को मेंटेन करके रखने की घटना को क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस, यानी मेंटेनेंस ऑफ द आयंस इन आयन बैलेंस इन द बॉडी। कॉन्सियसनेस, रिस्पॉन्ड ऑफ द इरिटेबिलिटी, कह रहा है कि आप में कॉन्सियसनेस, संवेदना पाई जाइए जो आपकी संवेदनाएं चीज़ों को मैनेज करने का कार्य करती है। हीलिंग एंड रिपेयरिंग, चोट लगने के बाद आपकी बॉडी ठीक हो जाए, इसे हीलिंग एंड रिपेयरिंग में रखते हैं। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, शरीर में बनने वाले खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देना। एडेप्टेशन, आपके
जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार ढल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। एक होता है शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, एक होता है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। क्या डिफरेंस है यहाँ देखिए। कह रहा शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन ऐसे एडेप्टेशन को कहते हैं दे अपीयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, वो बहुत कम पीरियड के लिए होता है, ओवरकम सम स्पेसिफिक स्ट्रेस, जैसे कुछ तनाव की वजह से हो जाए, आर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द पर्टिकुलर सीजन, किसी सीजन जैसे ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही कंबल ओढ़ ली, ठीक है, गर्मी लग रही आपने कंबल को हटा दिया, ठीक है, स्वेटर पहन लिए, गर्मी में स्वेटर हटा दिए, कॉटन के कपड़े पहन लिए, ये क्या है सीजनल चेंज के हिसाब से, बरसात का दिन आ गया रेनकोट पहन लिए, तो सीजनल चेंज के हिसाब से आप अडाप्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अडाप्ट का मतलब ये नहीं कि स्वेटर पहन के अडाप्ट करना, यहाँ पे बॉडी फिजियोलॉजी को अडाप्ट करना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म में कह रहा दीज एडेप्टेशन आर लाइफ लॉन्ग, ये पूरे जीवन के लिए होता है, एंड रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम। They develop in the response to the a stress or season and disappear as soon as the stress period of the over. They develop to the response in the struggle for existence in the order of survive. They are either are the acquired to the have little role in the evolution. They are the always heritable and give to the major role into the evolution. एवोल्यूशन होता है और उसके बाद डेथ होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ग्रीक शब्द है, सिस्टमा से निकला हुआ, ऑर्डर और सीक्वेंस। इट इज़ द साइंटिफिक टर्म दैट अटेम्प्ट टू द रिकॉग्नाइज डिस्क्राइब नेम। कह रहा है ये किसके लिए होता है, रिकॉग्नाइज पहचान के लिए, डिस्क्राइब उसकी व्याख्या करने के लिए, उसका नाम लिखने के लिए, अरेंज इन द डाइवर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द यूनिक फीचर ऑफ द स्पीसीज एंड ग्रुप। बायोसिस्टमेटिक इज द अनदर फील्ड ऑफ द सिस्टमेटिक्स। बायोसिस्टमेटिक्स जो है एक दूसरी फील्ड होती है सिस्टमेटिक्स की। इट डील्स विथ ए वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज एंड इट्स जनरल इवोल्यूशन। सिस्टमेटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग फोर फील्ड। सिस्टमेटिक्स में कितनी फील्ड आती हैं, चार। आइडेंटिफिकेशन उसकी पहचान करना, क्लासिफिकेशन उसका वर्गीकरण करना, नॉमेनक्लेचर उसका नाम लिखना, टेक्सोनॉमी उसकी टेक्सोनॉमी तो टेक्सोनॉमी होती है। क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा क्लासिफिकेशन किसी जीव का अगर हम सिस्टमेटिक करते हैं, साइंटिफिक करते हैं, तो उसे एक हेरेल्चियर सीरीज के ग्रुप में बेसिकली हम लोग मार्फोलॉजी, इवोल्यूशन और उसके रिलेशनशिप के आधार पर बांट सकते हैं, जिसे हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। सबसे ऊपरी कैटेगरी जो है डोमेन आती है, लेकिन हम लोग कहीं डोमेन का यूज करते नहीं हैं, हम लोग किंगडम से यूज करते हैं। किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। इसका क्रम सेट करने के लिए आपके पेपर में आता है, इसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कुछ टर्म है जो आपका यूज किया जाता है, जैसे किंगडम में बायोन्टा लगता है, प्लांट के लिए सफिक्स है, और फाइलम डिवीजन में फाइटा लगता है, ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म ऐसे है। क्लास में ओप्सिडा है, उसके बाद ऑर्डर में एलिस है, और फैमिली में एसनी है, जीनस में नी है, और उस स्पीसीज में कुछ स्पेशल लगता है, तो स्पीसीज अपना स्पेशल होता है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे नहीं आता। अब हम लोग आ गए कहाँ पे, क्वेश्चन आंसर सेशन में, और यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एक बार जोरदार इसको जो है सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, ज़बरदस्त शेयर होना चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल लेकर के हम आपके बीच में अवेलेबल हैं। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर मीन्स, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर का अर्थ क्या होता है। कह रहा बाइनामियल नॉमेनक्लेचर का अर्थ होता है कि एक जीनस का नाम होता है और दूसरा स्पीसीज का नाम होता है, और इसे स्पीसीज का नाम होता है, और इसे हम लोग जीनस को कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज को स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है, लैटिनाइज्ड लिखा जाता है, लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करते हैं। इसके बाद एक टर्म और लिखा जाता है, जैसे कि हमने मान लो लिन लिख दिया। लिन का मतलब क्या है, लीनियस से है। जिस वैज्ञानिक ने इसका नाम डिस्कवर किया है उस वैज्ञानिक का नाम संक्षेप में लिख दिया जाता है जीनस के, स्पीसीज के नाम के बाद, ठीक। तो बाइनामियल नॉमेनक्लेचर किसने ढूंढा था, कैरोलस लीनियस ने ढूंढा था, और मतलब कैरोलस लीनियस ने दिया था, और वही टर्म यहाँ पे है। देखिए कह रहा वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, तो ये बात तो गलत है, दो नाम का एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है। वन नेम कंप्राइजेज ऑफ द जेनरिक नेम, एक नाम जेनरिक होता है और एक नाम स्पेसिफिक होता है, तो ये आपका सही है, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है टू नेम वन लैटिनाइज, नहीं, और दूसरा ये भी गलत है, लोकल नाम नहीं रखा जाता है, साइंटिफिक मैनर में नामकरण किया जाता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन पर आधारित होता है, और मैंने बताया था इवोल्यूशन को कहा जाता है ग्रेजुअल चेंजेस इन ए ऑर्गेनिज्म, जबकि म्यूटेशन क्या कहते हैं, सडन चेंज। तो किसी भी जीव में धीरे धीरे आने वाले चेंजेस को, परिवर्तन को, म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। कह रहा इवोल्यूशन क्रम के हिसाब से अगर हम सेट करते हैं तो उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। कह रहा टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज नोन एज द बोन विदाउट वाज द रिमार्क। तो एक तख्तजन ने कहा था, इसका आंसर यहाँ पे गलत लग गया है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसका आंसर ऊपर है, हालांकि व्याख्या में हमने इसको बता दिया, ठीक है। ऊपर प्रश्न की व्याख्या जब कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बता दिया था। ए स्पीसीज यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज। कह रहा ओरिजिनल स्थान पे पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं। तो मैंने लास्ट वाली पॉइंट देखिए, वहाँ पे इन चारों के बारे में लिखा है। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक स्पीसीज को हम लोग कहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे नहीं, ये वाले में कहाँ गया, आ जाओ भाई, कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ देखिए कह रहा है कि टाइप ऑफ स्पीसीज ओरिजिनल स्पेसिमेन कॉल्ड होलोटाइप, डुप्लीकेट को होलोटाइप का डुप्लीकेट आइसोटाइप कहलाता है, और इसे पैराटाइप कहते हैं। एडिशनल वन को पैराटाइप, और जो लास्ट हो चुकी हैं उसे क्या कहते हैं, नियोटाइप। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न है पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाता है होलोटाइप, ठीक है। ओरिजिनल स्पीसीज पूछ रहा है तो ओरिजिनल स्पीसीज को क्या कहते हैं, होलोटाइप। आगे बढ़िए। टू आर मोर, दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम आर ओवरलैपिंग एरिया इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज एक समान एरिया में या ओवरलैप कर रहे हैं एरिया में, तो उसे क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, सिम्पेट्रिक कहा जाता है। तो सही आंसर सिम्पेट्रिक वाला हो जाएगा। फ्लोरल फीचर आर जनरली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स बिकॉज। कह रहा फ्लोरल फीचर किसी एंजियोस्पर्म का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, पहचान करा देता है। कैसे, कह रहा है चूँकि फ्लोरल जो फीचर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसी से हम लोग उसके बारे में पता कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, और फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइट होती है। तो उसके आधार पे हम उसको पता कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, मोनोकाट है, डाई काट है, कैसे कैसे है, उसके आधार पे हम उसका चर्चा कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी, कौन सा यहाँ पे कैटेगरी है। तो यहाँ पे देखिए किंगडम, फाइलम, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास, आर्डर, जीनस, फैमिली, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सभी क्या कहलाते हैं, एक कैटेगरी कहलाती है। तो सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सटिंक्टिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा विलुप्त होने वाले प्राणियों के बारे में अगर हम पता करते हैं तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। द साइंस इज ऑफ एजिंग इज रिफर टू एस, बढ़ती हुई उम्र के विज्ञान को क्या कहते हैं, अगर उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसे जेरेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी इन एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा कि बॉडी के अंदर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर को बनाए रखने की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो होम्योस्टेटिस कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं, नन ऑफ द दीज कहते हैं। इसमें से कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। नन ऑफ दीज सही आंसर है। आगे, टू प्लांट्स कैन बी, दो पौधे हैं, कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। तो कह रहा है दो पौधे एक साथ रह रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर्स एंड फॉर्म सीड। कह रहा है दोनों आपस के में मिल कर के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं।
आइडेंटिफाई द आर्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द हैबिटाट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। कह रहा है कि अलग अलग हैबिटाट, यहाँ पे जो हैबिटाट है उसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करना। जैसे कह रहा है पेरियार, पेरियार कहाँ पे? केरल में। और किसके लिए जाना जाता है? पेरियार जो वन है, पेरियार क्या है? नेशनल पार्क ही है। तो वहाँ पे किसके लिए जाना जाता है? हाथी के लिए। कच्छ का रण किसके लिए जाना जाता है? गधे के लिए। और वहाँ पे गधा पाया जाता है। और यहाँ पे कह रहा है जो गलत है वो आपको बताना है। आर्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटाट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न, ठीक है। और डचग्राम नेशनल पार्क, डचग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? ये शायद असम में है, बहुत कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन असम में है शायद। तो डचग्राम नेशनल पार्क असम में है। वहाँ पे स्नो लेपर्ड नहीं पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं आपके पोलर रीजन में। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए जहाँ पे बर्फ़ पड़ती वहाँ पे भी हम तुलना कर सकते थे, लेकिन डचग्राम में स्नो लेपर्ड नहीं पाए जाते। सुंदरबन डेल्टा आप सब जान रहे हैं, बंगाल टाइगर, इसी के नाम पे सौरभ गांगुली को भी बंगाल टाइगर कहा जाता था। उसके बाद आगे देखिए, कह रहा चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द हायरार्की ऑफ द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। आप सबको पता है फाइलम होता है, फाइलम पहले किंगडम होता है, किंगडम बाद फाइलम होता है, फाइलम बाद क्या होता है? क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है। आप सेट करिए कौन सा सेट है। तो यहाँ आप देखिए, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर, एक सेकंड रुक जाइए। डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ये आपका सही आंसर है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एंगलर और प्लांटल ने दिया था। सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है? सिस्टमा नेचुरी लीनियस की बुक है, जिसमें बाइनामियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इशूड बाय द सिस्टमा नेचुरी। सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश हुई थी? सिस्टमा नेचुरी में। उसके बाद विच इज द करेक्ट हेरेडिटरी सीरीज? वही किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। आपको सेट करने के लिए आता है वो ABCD करके, तो उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किस पर निर्धारित होता है? तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर आधारित होता है। द बॉटेनिकल नेम ऑफ द सोयाबीन इज, सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ओराइजा सेटाइबा किसका नाम? ओराइजा सेटाइबा इज द बाइनामियल नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्लांट। ये बाइनामियल नाम किसका है? ओराइजा सेटाइबा राइस का है। और ये इसमें सेटाइबा क्या है? सेटाइबा क्या है? इसका स्पीसीज हो जाता है। विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, वो यूपी में स्टेब्लिश था, इसमें उत्तराखंड में है। लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड 1935 में स्थापित हुई थी। लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज को किस में लिस्ट में रखा जाता है? रेड डाटा सूची में रखा जाता है। और इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए ना IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची तैयार की जाती है। टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची रिफर्स टू एस, टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची किसको रिफर करती है? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। द फेमस बॉटेनिकल गार्डन इज की ऑफ द लोकेटेड इन इंग्लैंड। टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज, किसी भी रैंक की टेक्सोनॉमिक ग्रुप को क्या कहते हैं? टेक्सान कहते हैं। चाहे वो किंगडम रैंक पे हो, चाहे वो स्पीसीज रैंक पे हो, उसे टेक्सान ही कहा जाता है। द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन टू द हार, कहाँ पे है? तो बड़ी, सबसे बड़ी हर्बेरियम कहाँ पे पाई जाती है? कोलकाता में, हावड़ा कोलकाता में है, शिवपुर के। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर, हावड़ा, और ये कहाँ है? कोलकाता में। एक ग्रुप ऑफ द इंटर कंसर्न जेनरा इज कॉल्ड, अगर जेनरा किस, जैसे यहाँ पे स्पीसीज है मिल के जीनस बनाएगा, जीनस मिल करके क्या बनाएगा? ऑर्डर बना, फैमिली बनाएगा ना। जीनस मिल करके क्या बनाएगा? ये फैमिली बनाएगा, फैमिली मिल करके ऑर्डर, ऑर्डर मिल करके क्लास, क्लास मिल करके जो है फाइलम या डिवीजन, और डिवीजन या फाइलम किंगडम को बनाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जीनस के, जेनरा का जो ग्रुप है इंटरकनेक्टेड ग्रुप, वो क्या बनाएगा? फैमिली को बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स
आर यूनिट यूज टू एज द, किसके लिए यूज करना है, तो फैमिली के लिए। फैमिली के लिए ए से ही लगाया जाता है, तो ए सी लग जाता है फैमिली के लिए। फैमिली के लिए ए सी लगाते ही हैं तो वही ए सी है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में अंतर है, ए सी वो अलग है, ये दूसरी। द टर्म सिस्टमेटिक्स रिफर्स टू एस, सिस्टमेटिक्स टर्म किसके लिए रिफर किया जाता है, डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिलेशनशिप। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ द प्लांट और एनिमल। कह रहा है यह ग्रुप रिलेट करता है, जीनस किसके लिए, प्लांट और एनिमल दोनों में स्पीसीज के ग्रुप को। द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, फाइलम क्या होता है, इज क्लासिफाइड एनिमल टू इक्विवेलेंट ऑफ द, किसके बराबर होता है फाइलम प्लांट में, तो प्लांट में डिवीजन के बराबर होता है। किंगडम होता है, फाइलम होता है, डिवीजन होता है, उसके बाद जो है तो डिवीजन और फाइलम बराबर होता है। फाइलम एनिमल में होता है, डिवीजन जो है प्लांट में होता है। बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है, बॉटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क क्या रखते हैं अपने पास, तो क्या रखते हैं, कलेक्शन ऑफ द एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज। Taxonomic key is the one of the taxonomic tools in the identification and classification of the plant and animal. It is used to the preparation of both B and A and B. आगे बढ़िए। Which of the following is the identifying characteristics of the living organism? कौन लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए सबसे आसान है इस रिस्पॉन्स ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुली। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी ऑफ द, उसे क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं। जो तैरने की क्षमता खो देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्लैंकटन कहा जाता है। और उसके बाद जो है बाइनामियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनामियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस वॉन लिनियस के द्वारा दिया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। टेक्सा डिफर्स ऑफ द टेक्सान ड्यू टू द, टेक्सा टेक्सान से अफर है क्योंकि ये दोनों में सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर है। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, क्लेडिस्टिक कहते हैं। अगर जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर हम चलते हैं तो उसे क्लेडिस्टिक कहते हैं। इन फेस कटला कटला एंड द स्पीसीज नेम ऑफ द, कह रहा कि अगर दोनों नाम एक जैसे हैं, जैसे जीनस और स्पीसीज का नाम कटला कटला है, क्रोबस क्रोबस है कौवे का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाटोनिम कहा जाता है। द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहा हुआ कौन सा डार्विन है, कौन सा साइंटिस्ट है जिसे 20वीं सदी का जो है डार्विन कहा जाता है। आपको बताना है 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है। ये प्रश्न का आंसर नहीं लगा है, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है, इसलिए नहीं लगाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे है नॉमेनक्लेचर इज द गवर्न बाय द सेंट्रल यूनिवर्सल रूल्स विच इज द फॉलोइंग ऑफ द कंट्रेरी ऑफ, अच्छा कह रहा है यहाँ पे कौन सा गलत है, ठीक है आगे देखिए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नाम नेम रिप्रेजेंट ऑफ द जीनस नेम, दैट सेकेंड ऑफ द स्पेसिफिक, ये तो सही है। द नेम ऑफ द रिटन बाय द लैटिन लेटर, ये भी सही है। व्हेन राइटर इज द हैंड राइटिंग, वो अंडरलाइन करता है, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम इज रिटन बाय द एनी लैंग्वेज, ये बात गलत है, सिर्फ और सिर्फ उसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। द लेबल ऑफ द हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी मेंशन ऑफ द, कह रहा है कि हर्बेरियम सीट पे क्या लिखा रहता है। हर्बेरियम सीट देखिए उस पर सीरियल नंबर होता है, उसके बाद डेट रहता है, फिर उसके बाद कलेक्टर्स नेम रहते हैं, मतलब किसने कलेक्ट किया है, कलेक्टेड बाई रहता है, उसके बाद जो है नेम ऑफ द प्लांट रहता है, उसके बाद रहता है फैमिली ऑफ द प्लांट, और उसके बाद लोकेलिटी, और उसके बाद जो है नीचे डिस्क्रिप्शन का, और फिर ये सब। तो इसमें देखिए डेट ऑफ कलेक्शन रहता है, डेट ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर रहता है, लोकल नेम रहता है, जेनरिक नेम रहता है, स्पेसिफिक नेम रहता है, लेकिन हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की हाइट के बारे में कोई चर्चा नहीं रहती। चूँकि हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं रहता है, तो ये नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एसर्शन रीजन, प्रश्न देखिए आप, अब ये तो थोड़ी बताना पड़ेगा कि एसर्शन रीजन कैसे बनता है। ठीक। A systematics is the important branch of the biology. Systematics name of the organism that divided them to the group of the subgroup according to सेट रूल। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला, मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज ब्रीड्स ओनली विथ अदर ऑफ द सेम स्पीसीज, द इन केस डिफरेंट स्पीसीज में आल्सो ब्रीड, नहीं अलग अलग स्पीसीज आपस में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, तो ए वाला सही है, लेकिन आर वाला क्या है, गलत है। यहाँ पे दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन
उससे कह रहा दोनों सही हैं, लेकिन दूसरे स्पीसीज से भी करवा सकते हैं, जैसे कि खच्चर बनाए, परंतु वह फर्टाइल नहीं रहेगा। ठीक है। ए स्पीसीज आर द स्टैटिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, कह रहा है इस जो स्पीसीज होता है वो स्टैटिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन के बाद। सही है। स्पीसीज डू नॉट चेंज विद द टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, एक सही और एक गलत है। लीनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, फ्यू एडिशनल स्टिल यूज, उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन में यूज किया था। उसके बाद कंजर्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोर यूजफुल। तो ये आपके 4-5 प्रश्न हैं, ये आपका पूरा हिस्सा हो जाता ख़त्म। तो आपके देखने के लिए थैंक्स कि आपने इसे इतना अच्छे से देखा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।